हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी जो आप लोगों का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो है 16 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैंने जो है आपके लिए स्पेशल जो है क्लास यहाँ पे 16 मार्च को जो भी मेरे दोस्त जा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में उनके लिए जो है ये क्लास जो है बनाया गया है, जो कि बहुत खास है। ठीक है। और जिस तरीके से आप लोगों का पेपर आने वाला है, बिल्कुल आप इस क्लास को करके जाओ। बिल्कुल ही आपको ऐसा नहीं होगा कि जो आप पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में प्रश्न नहीं आया हो। ठीक है। तो ये जो है, जो भी मेरे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी वाले हैं जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं 16 मार्च से, बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करना। अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि इस क्लास की खासियत ये है कि जो आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आप लोगों का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लास बनाया गया है। और खास करके जो आप लोगों के अभी हाल फिलहाल में जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है। तो आपको एक ही क्लास में पूरे के पूरे जो है आप देखोगे कि पेपर जो है, पेपर ये कैसे बनता है, कैसे आता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा, आपका जीके का क्वेश्चन रहेगा, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा पर्सन आपको एक ही क्लास में मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं क्लास को अंत तक देखेंगे तो ही इसके फायदे आपको मिलेंगे। तो फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा समय नहीं है। अब जो है 2-3 दिनों के अंदर ही आपके एग्जाम हॉल स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा। और मेरे क्लास में नए आए हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब ये जो क्लास होगी आपको एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम चलेगा, सुबह और शाम आपके लिए डेली ही क्लास आरआरबी जो है एनटीपीसी का जो है क्लास चलता रहेगा। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए हिस्ट्री से प्रश्न है। और अगर आपको अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो मैं चाहूंगा कि जो आपके सामने प्रश्न है इसके उत्तर आप बताने की कोशिश करेंगे अपने मन से। गलत या सही ये मैटर नहीं करता है, आप खुद से प्रश्नों को सॉल्व करने की जितना कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर आप एग्जाम हॉल में भी स्कोर करके आएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? जो भी मेरे दोस्त यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है लाहौर 1929 लाहौर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। और जिसके जो है अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है? स्टार लगा लो। बार बार ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को एग्जामिनर पूछ रहा है इन टॉपिकों से ही, रेलवे के खास करके एग्जाम में, और वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो करना है आप लोगों को। तो 356 जो है आप लोगों के आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको देख लो यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है किस माध्यम में होती है? आपके निर्यात है, वायु है, जल है, इस्पात है। क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताएंगे। अगले नंबर चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं इस्पात में, ऑप्शन नंबर डी जो है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए मैथ का प्रश्न आ चुका है। ठीक है, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है कि एक वस्तु को 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है और आप आसानी से कर लोगे इस प्रश्न को। जितना कहा गया है उतना ही करो, बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को करके आओगे। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, पर आपके एग्जाम हॉल में जो मैथ के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे ऐसे नहीं होंगे। कुछ 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो काफी कठिन होंगे और जहां पे आपको फंसना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे भी प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है कि हर एक प्रश्न आपको कठिन ही दिया जाता है, नहीं। ये पेपर है, आपको कठिन भी रहेगा और इजी भी रहेगा। 20% का लाभ होता है, यानी कि अगर 100 का सामान है तो आपको 120 रुपया यहाँ पे बेचना पड़ेगा, तो 20% का लाभ हो जाएगा। ये जो है देख लो, आपसे क्या कह रहा है कि इतना में बेचने पर 20% का लाभ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है भाई साहब, सीपी निकालना है। हमें जो है 720 रुपये में बेचा गया है, तो हमें लाभ हो चुका है। ठीक है, इसी में लाभ शामिल है। हमने खरीदा कितना में होगा, 100 रुपये का, और बेच रहे हैं 120 में। यहाँ से जो है काट दो, 12 छक्का 72, 6 में 100 से गुना कर दो, 600 रुपया जो है आपका प्राइस था, क्रय मूल्य था। अगला प्रश्न है टाइम एंड वर्क का है कि ए एक काम को जो है 10 दिनों में और बी जो है 15 दिनों में कर सकता है, तो यदि वे दोनों एक साथ करे तो ये काम कितने दिनों में समाप्त होंगे। टाइम एंड वर्क का ये 100% आने वाला प्रश्न है। 100% जो है इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जामिनर पूछता है, और मुझे लगता है कि इस क्लास के बाद आप आसानी से करोगे। इस क्लास के बाद आप ऐसे प्रश्नों को उड़ा करके आओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति ए है जो कि काम को 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 30। 10 के पहाड़े में 30, 3 मर्द में। 15 के पहाड़े में 30, 2 मर्द में। टोटल कोई काम पूछेगा तो ए और बी मिलकर एक दिनों में 5 काम कर लेंगे। हमें टोटल वर्क कराना है 30, तो 30/5 कर देंगे। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 6 दिनों में आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज। कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये जो प्रश्न है ये स्टार कर लीजिएगा, मुझे लगता है ये सभी लोग फंसोगे, पर जो बेहतर तरीके से डेली प्रैक्टिस किए हुए हैं वो आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ लो। 10% का वैल्यू क्या होता है, 10/100, यानी कि काट दोगे तो 1/10, यानी कि 10 की समान पे 1 का आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप सीधा सीधी समझो कि अगर आपके पास 10 रुपया है तो ये जो है अगले साल 11 रुपया हो जाएगा। ये अगर 10 रुपया है तो अगले साल कितना रुपया हो जाएगा, 11, क्योंकि 1 रुपया का ब्याज लग रहा है। अब यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्षों की बात थी। यहाँ पे गुणा कर लो 100 और इधर गुणा कर लो 121। 100 का समान 121 हो जाएगा कब, 2 साल बाद। अगर आप किसी को 100 रुपया दोगे तो अगले 2 सालों के बाद आपको 121 रुपया मिलेगा। मतलब हमें ब्याज के तौर पे कितना मिलेगा, 21% की यहाँ पे वैल्यू जो है हमें निकाल लेना है। हमने तो पैसा कितना दिया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पैसा तो 10,000 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो 10,000 का आपको क्या करना है, 21% निकालना है, 21/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 21 पर डबल जीरो लगा लेना, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 2100 रुपया। मुझे लगता है गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने। हृदय, हृदय का संबंध जो है आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, तो गुर्दे का संबंध किससे होगा। आप बेहतर तरीके से एनालॉजी के प्रश्नों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये एक जीके टाइप के प्रश्न होते हैं और मुझे लगता है कि आप जो है इसमें थोड़े से फंसते हो सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं आपको याद रखना है, नेफ्रोलॉजी,
बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रोलॉजी। याद रखना है, गुर्दे के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रृंखला। आप स्टार मार्क कर लो, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको तंग करने वाला है, खास करके श्रृंखला वाला जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रश्न में बोला क्या है कि जो है 2 से 6 हो जा रहा है, ठीक है, 2 से 6, तो आप कहोगे 2 तिया 6, 6 से 12 हुआ 2 गुना, 12 से यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे तो गुना नहीं है, 12 दूना का 24 होता है, यहाँ पे गुणा नहीं किया है, मतलब आप तुरंत लॉजिक को हटाओगे और दूसरे लॉजिक पे चलोगे। 2 से 6 हुआ मतलब आप कहोगे 4 जोड़ दिया, 6 से 12 हुआ मतलब 6 जोड़ दिया, 12 से 20 हुआ मतलब 8 जोड़ दिया, 20 से 30 हुआ मतलब 10 जोड़ दिया। अब समझ में आया कि 4 6 8 10, हर बार दो दो ठो बढ़ाया गया, हम भी 2 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 12। 10 से 12 जोड़ेंगे 30 में, तो 30 12 कितना हो जाएगा, 42 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खास करके रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है। फिर से कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त इस बार आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये क्लास आपको डेली जो है अब सुबह और शाम में अब प्रोवाइड होगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री रहेगा जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है। देखिए आर को लिखा है टी, ओ को लिखा है यू, एस को लिखा है भी, ई को लिखा है जी। कौन कौन से लॉजिक लगाया गया है सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, तो यहाँ पे +2 कर दिया। ओ होता है 15 पे, जी होता है 17 पे, कितना जोड़ दिया, यहाँ पे भी 2। एस होता है 19 पे और भी होता है 22 पे, यहाँ पे 3 जोड़ दिया। ई होता है 5 पे, यहाँ पे जी होता है 7 पे, 2 जोड़ दिया। आप वही काम कर लो। यहाँ से देखो एल होता है 12, 12 पे 2 जोड़ोगे 14 पे एन होता है, ये वाले दोनों के दोनों गलत। ई होता है कितने, 5 पे, 5 में 2 जोड़ दो, 5 2 7, 7 पे होता है जी, ये आई लिख दिया, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अष्ट दिग्गज किस जो है प्रसिद्ध जो है शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या पूछा गया है, अष्ट दिग्गज किस प्रसिद्ध शासक के दरबार की शोभा जो है बढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सत्यमेव जयते शब्द किस जो है उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बिल्कुल ये सिलेक्शन वाली क्लास है मेरे दोस्त, और सुबह और शाम डेली होगा ये क्लास, आप लोगों को डेली क्लास में आना है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मुंडकोपनिषद बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित जो है चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बौद्ध धर्म, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। सभी लोग फंसोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये जो है रेलवे के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न को टारगेट करना है जो बार बार जो है रेलवे पूछ रहा है, और वही प्रश्न जो है हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन के क्वेश्चन। तो आप क्लास को डेली करो, फायदा इसी में रहेगा। तो यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, खास करके छत्तीसगढ़ आपको ऑप्शन में देगा तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, नहीं देगा तो आंध्र प्रदेश, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है ओजोन परत वायुमंडल की किस जो है परत में पाई जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो कि जो है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो है मध्य मंडल में, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, क्या पूछा गया है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में ना, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पाया जाता है पूछा है, परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा गया प्रश्न है ये। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, एक सिंघा वाला गेंड, एक सिंह वाला गेंड जो है गेंडा, बिल्कुल इसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो है लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो है लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, जिन्होंने बताया है जो है राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यकृत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, फ़ारेनहाइट में बोला गया है, ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पाद से है। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पाद से है, बताएंगे सभी लोग। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पाद से है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी बता रहे हैं नीली क्रांति यानी कि मछली से है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है नाबार्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है। नाबार्ड का जो है मुख्यालय, मुख्य कार्य क्या है, सॉरी, नाबार्ड का मुख्य कार्य पूछा गया है। तो जो नाबार्ड है इसका जो मुख्य कार्य है आप लोग को बताना है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण देना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है बताइएगा। खेल से भी रिलेटेड आपके प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला 1 से 2 ठो पूछता है, ठीक है। हाल फिलहाल करेंट अफेयर भी आपको देखते रहना। बिल्कुल करेंट अफेयर की भी क्लास एक ठो लगाऊंगा बहुत जल्द। तो लॉन लॉन टेनिस ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो जिनने बताया है 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रश्न। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी उनका नाम बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को, क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने गणित का प्रश्न आ चुका है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यहाँ पे 9:4 हो जाता है। तो इनकी वर्तमान आयु क्या है ये हम लोगों से पूछा गया है। देखिएगा सबसे पहले आपको जो प्रश्न में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रश्न को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए वर्तमान में जो आयु जो है हमें पता है कि पिता की उम्र है 7, तो हम x मान लेंगे। अनुपात में जो भी होता है उसको x मान लेते हैं ताकि बनाने में आपको जो है आसानी हो। फिर 2x उसके पुत्र का है, इसने कहा है 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद इन दोनों का एज में 10 वर्ष जोड़ दो, तभी तो 10 वर्ष बाद हम पहुंचेंगे। तो ये हो जाएगा 9:4 यानी 9/4 हो जाएगा। अब इसका तिरछा तिरछी गुणा कर लो, ये 4 ऊपर गुणा होगा, 4 सत्ते 28 एक्स, 4 दहाके 40 बराबर 9 का गुणा होगा, 9 दूना 18 एक्स, 9 दहाका 90। अब देख लो यहाँ से आप इधर लाओगे, ये जो 18 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 28 में से 18 घटेगा 10 एक्स बराबर, ये 40 इधर जाएगा, 90 में से 40 घटेगा 50, यहाँ से कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10। x का वैल्यू कितना आ गया 10। इसने पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पिता की उम्र कितनी है 7x माना है हम लोगों ने यहाँ पे, तो 7 गुण x। इसने कहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है। 1 मिनट, यहाँ पे 10 के पहाड़े में 50 5 मर्द में कटेगा ना जी, 5 आया है ना, तो यहाँ पे 7 बचे 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए, ये जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा टाइम एंड वर्क का है। 12 पुरुष एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 16 महिलाएं 12 दिनों में कर सकती हैं। 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है।
ये प्रश्न आपको मुझे लगता है कि दिक्कत 100% करेगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या होगा कि यहाँ पे 12 पुरुष हैं, किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, तो 12 पुरुष लिख लो 8 दिनों में, और उसी काम को 16 महिला 12 दिनों में कर रही है, तो 16 गुणे 12 कर लो। ये 8 दूना का 16 कर दो, ये 12 से 12 काट दो, यानी कि महिला के और पुरुष के वैल्यू निकालोगे तो पुरुष 2 और महिला 1, इसका अनुपात बनेगा। इसका क्षमता निकालोगे, देखिए 2 पुरुष आ रहा है और महिला की जगह पर 1, क्योंकि महिला का अनुपात इधर निकलेगा और पुरुष का अनुपात इस तरफ। अब क्षमता निकालोगे तो पुरुष एक दिन में 2 काम कर रहा है और महिला 1 काम कर रही है, ये क्षमता है काम करने का। इसने हमसे पूछा क्या है कि 10 पुरुष और 8 महिला, इसके अनुपात आप लिख लो, पुरुष महिला का अनुपात 2:1 आया हुआ है। इसने कहा है कार्य करने का क्षमता, अगर संख्या पूछेगा तो ये संख्या हो जाएगा 1:2, 1:2 हो जाएगा संख्या में। 10 पुरुष है और 8 महिला इस काम को कितने दिनों में करेंगी, तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक महिला बराबर 2 एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं, हम यहां से कह सकते थे। अनुपात में रखोगे तो एक महिला बराबर 2 पुरुष, तो यहां से एक टोटल पुरुष को निकाल लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक महिला बराबर 2 पुरुष हैं, तो m का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 8 महिला हैं तो 4 पुरुष हो जाएंगे, क्योंकि एक पुरुष पे 2 महिलाएं थी। यहाँ पे आपका आया था 1p बराबर 2m आया था ना, तो वहीं से हम वैल्यू रख दिए, ये हो जाएगा 14p। p का वैल्यू क्या है आप देख लो, p का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो टोटल वर्क निकाल लो, यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 12 पुरुष और कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में, तो 12 8, और हमें कितना से कराना है, हमें तो 14 से कराना है, 14 ही है, काट दो यहाँ से, पूरा पूरा तो भाग नहीं लग रहा है जी। अब देखो लगभग में यहाँ पे उत्तर बताना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लगभग में उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो है यहाँ पे 14 के पहाड़ में तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से काट दोगे 4, 12 चौका 48, 48 में 7 से भाग दो, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, लमसम जो है 7 दिन हो रहा है, पर यहाँ पे 7 दिन तो दिया नहीं है, यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है, लगभग 7 दिन आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी जो है 30 मिनट में जो है खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके एग्जाम के लिए है। सबसे पहले प्रश्न में जो बोला है उतना ही करो आप। ए एक पाइप है, ये जो है 20 मिनट में भर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बी जो है एक पाइप है, ये जो है 30 मिनट में खाली कर देता है। ये खाली करने का काम करता है, ये भरने का, भरने वाले को प्लस लगा लो, खाली करने वाला पर माइनस, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, हो जाएगा 60, यानी कि टोटल जो है टंकी की धारिता हो जाएगी 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, यानी कि यहाँ पे जो है अगर 3 अगर भरता है, भरना वाला ए है, 3 ठो भरेगा 1 घंटा में, तो ये जो बी है 2 ठो खाली कर देगा, यानी कि टोटल उस टंकी में कितना भराएगा, 1 ही भरा पाएगा। तो टोटल हमें भरना है 60 और 1 घंटा में 1, यानी कि 60 मिनट जो है लगेगा। 1 मिनट में था तो मिनट में था तो 60 मिनट, ऑप्शन नंबर जो है आपको बी लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सरलीकरण का है, आप बिल्कुल आसानी वे में कर सकते हो। लिखा गया है कि 625 प्लस 441 का मान जो है ज्ञात करना है, ये भी अंडर रूट में है। अब अंडर रूट में है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 225 का वर्गमूल निकाल, 625 का वर्गमूल निकालोगे, कितना होता है 625, 25 का वर्गमूल होता है, 441 किसका होता है 21 का, यहाँ पे जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 46 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत यहाँ पे वजन 45 है, यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 केजी बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन जो है हम लोगों से पूछा गया है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है, 20 छात्र हैं
और उनका औसत वजन 45 है। तो यहाँ पे टोटल निकाल लो, 45 दूना 90, 900 केजी के टोटल लोग हैं। एक शिक्षक आ जाते हैं, पहले 20 थे तो अब हो जाएंगे 21। एक जो है इनके चलते 1 केजी बढ़ जाता है, 1 केजी बढ़ जाता है, मतलब 45 जो था अब जो है इनका औसत हो जाएगा 46। इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा आपका, टोटल गुणा कर लो कितना हो जाएगा, ये 21 में 6 से गुणा करना पड़ेगा भाई साहब, ये कितना आएगा 6 4, 6 दूना 12 के 2 और 4 दूना 8 1 9, कितना आएगा 6। और उसके बाद से ये कितना है भाई साहब, 4 और 2 6, ये हो जाएगा 9। तो ये जो है आप लोगों के बिना टीचर के हैं, इसमें टीचर शामिल है, तो 900 में से ये घटा दो, कितना हो जाएगा टीचर का ये जो है वजन 66 केजी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है और डेली करना है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को।